हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इक्वल टू 0। ये तीन लाइंस है, ये एंड ये। तो इन तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो उस ट्राइंगल का हमें एरिया पता करना है। तो देखो एक एक को डील करते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। एक लाइन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और तीसरी लाइन है x माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, और ये तीनों लाइंस स्टैंडर्ड लाइंस है। स्टैंडर्ड देखो कैसे, ये मतलब याद रखना आप कैसे कैसे होता है। तो आप देखो इसको अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो x को उधर भेजूंगा ना, x को उधर भेजूंगा तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एक्स। इसमें x को उधर भेजूंगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स, और इसमें k को उधर भेजूंगा तो x इक्वल टू के। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर मिल गई। इनका डायग्राम बनाएं। y बराबर एक्स का डायग्राम सबको पता होना चाहिए। ये जब हमने फंक्शन देखा था तब भी था, क्लास 10 में भी था, और ये फंक्शन में ये वाला तो नहीं था, लेकिन हाँ ग्राफ तो देखो बन जाता है, ग्राफ नॉर्मल, और इसका ग्राफ भी हम देखेंगे। तो ऐसा है कि जैसे यहाँ पे y बराबर एक्स है तो इसका जो डायग्राम होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये एकदम बीचों बीच से निकलती है लाइन, ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 45 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पर 45 डिग्री, इधर भी 45 45 ऐसे। और ये y बराबर माइनस एक्स है ना, इसका आप खुद से डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना, इसका डायग्राम ऐसा ही होता है। अच्छा, x बराबर क्या है, k। तो x बराबर k का पता नहीं, तो k एक बार मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि अगर देखो x बराबर k है तो ऑब्वियसली ये कैसी लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी ना, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन या तो दाईं तरफ बनेगी या फिर बाईं तरफ बनेगी। तो के तो पता ही नहीं पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो मैं इसको पॉजिटिव मान के चल लेता हूँ। तो इधर की तरफ एक ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब बोला क्या है कि ये तीन लाइंस है, ये तीनों लाइंस एक ही क्वेश्चन में दे रखी है। इसका मतलब ये तीनों लाइंस को हमें अलग अलग ग्राफ में बनाने के बजाय एक ही ग्राफ पर बनाना चाहिए, और फिर एरिया देखना चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा और उसका एरिया हम कैसे निकालें। तो अब इन तीनों को मैं एक ही ग्राफ पर बना देता हूँ। तो एक बड़ा डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पर सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, मतलब ये y माइनस एक्स बराबर 0, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा इसका डायग्राम। y बराबर है ना, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, y बराबर x, ये पहली वाली लाइन है अपनी ये। फिर y बराबर माइनस एक्स है तो इसका डायग्राम कुछ इधर से ऐसे जाता हुआ बन जाएगा, तो इसको भी मैं बना देता हूँ कुछ ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, y बराबर माइनस एक्स। फिर क्या है, x बराबर k, तो इसका डायग्राम इधर की तरफ ना पॉजिटिव साइड में बना रहा हूँ, प्लस x साइड में। तो इधर की तरफ यहाँ कहीं पे बना लेता हूँ इसको। तो समझो कि ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, x बराबर k। तो एक ट्राइंगल एंक्लोज हो गया। आप देखोगे ये ना, ये वाला ट्राइंगल बन गया ऐसे, तीनों लाइन जिसकी बाउंड्री है, ऐसा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला है जो मैंने शेड किया है। तो इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमें। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे, कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, इनके ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। जैसे ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो क्या हो गया, O हो गया, ओरिजिन पर मिलेंगे। ये और ये दोनों लाइन कहाँ पे मिलेगी, ओरिजिन पर। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो। फिर वो जो 10th क्लास वाला फॉर्मूला है ना, जो हमने इस स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था, कि 3 पॉइंट अगर आपको पता हो तो उससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है ना, वो बाहर होता है ना, x1 बाहर, फिर अंदर की तरफ y2 माइनस y3, लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, वो लगा सकते हो। लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा सा अलग चल रहा है। देखो ये बात तो निश्चित है कि जैसे ये y बराबर x है तो वैसे ये y बराबर माइनस एक्स है, लेकिन वो ऊपर है, ये नीचे, ये भी यहाँ पे 45 डिग्री है, ये भी यहाँ पर 45 डिग्री है ना। और तो मेरा मानना ये है कि अगर हम इस ट्राइंगल का, ऊपर वाले ट्राइंगल का, जैसे O, इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, और यहाँ वाले को C बोल देता हूँ, मतलब OAC। अगर OAC का एरिया अगर हम निकाल लेना तो उसका फिर डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, क्योंकि OAC का एरिया और OBC इसका एरिया, दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि y बराबर एक्स और y बराबर माइनस एक्स, y बराबर एक्स ऊपर है, उतनी ही y बराबर एक्स माइनस एक्स नीचे है। ठीक है, तो दोनों मतलब सिमेट्रिक है, इसलिए सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं। तो बस मेरा टारगेट ये है कि मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ। तो
इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा? देखो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, कैसे करेंगे? हाफ ऑफ ये लगाऊंगा बेस इनटू हाइट, तो हाफ ऑफ बेस, बेस क्या हो जाएगा? ये ओ सी है ना, बेस क्या हो जाएगा? ओ सी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा? सी ए, सी ए, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये वर्टिकल लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका है जो मैं लगाऊंगा। एक और तरीका है जो कि मैं नहीं लगा रहा, कि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता कर लो और वो ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे चल रहा हूँ। अच्छा, तो ओ सी पता करने के लिए ए पॉइंट तो पता होना जरूरी है। अच्छा, ओ सी तो पता ही है ना यार, ये तो आसानी हो गया। देखो लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स बराबर के, है ना, एक्स बराबर के, एक्स बराबर के है, इसका मतलब जो सी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? के कोमा जीरो, के कोमा जीरो। ठीक है, कैसे हुआ? एक्स बराबर के, ये वर्टिकल लाइन है, इस पर उपस्थित हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? के होगा। यहाँ पे क्या है? के, एक्स बराबर के। सी एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो के ही होगा। ठीक है, तो अब अच्छा, ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो के ही होगा और बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो के ही होगा। ये तो मानना ही मानना पड़ेगा आपको, ये होगा। ठीक है, पक्का होगा। खैर, ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पता चलेगा तो हमें ए सी, है ना, के ए का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही तो ए की ऊंचाई होगी, हाइट होगी, जो सी ए के बराबर होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना तो ज़रूरी है। तो देखो ये जो ए पॉइंट है वो किस लाइन पर स्थित है? वाई बराबर एक्स पे, है ना, वाई बराबर एक्स पे स्थित है। तो ए का हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, ए का हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो के की वैल्यू, ये जो एक्स की वैल्यू जो के है ना, के, वो मैं इस लाइन की इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो के बराबर यहाँ डालूंगा तो वाई बराबर भी क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि जो ये लाइन है ना, वाई बराबर एक्स, इस पर जैसा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वैसा ही वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 ऐसे पॉइंट लाई करते हैं किस पर? वाई बराबर एक्स पे। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट के है तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अच्छा, ये जो बी पॉइंट है वो नीचे की तरफ है, तो वाई कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ मतलब क्या? माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलता रहता है। खैर, अब हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो हाफ ऑफ ओ सी, ओ सी की लंबाई क्या? ओ से लेके सी तक, सी का एक्स कोऑर्डिनेट के है तो ओ सी की लंबाई भी क्या हो जाएगी? के हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई सी ए। सी ए की लंबाई क्या है? ये सी ए, देखो ये एक्स एक्सिस है, सी ए मतलब ए की ऊंचाई, तो ए की ऊंचाई क्या होगी? इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? के, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो कितना आंसर आया? हाफ ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी का एरिया है। हमें क्या चाहिए? ट्राइंगल ओ बी ए, पूरे का एरिया चाहिए, पूरा जो मैंने शेड किया उसका। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, ओ सॉरी बी ओ ए बोल दो, कुछ भी बोल दो, बी ओ ए इक्वल टू डबल हो जाएगा, किसका डबल? एरिया का। कौन से, किसके एरिया का? इसके एरिया का, ओ ए सी के एरिया का डबल होगा ओ बी ए का एरिया। तो ट्वाइस ऑफ इसका एरिया कितना निकाला हमने? हाफ ऑफ के स्क्वायर, तो हाफ से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर। तो ये इसका आंसर बन गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। आप कैसे दूसरा जो तरीका था उससे भी कर सकते हो। देखो 3 पॉइंट तो हमें पता चली गया ना, 0, 0, के और के माइनस के, तो उससे भी कर सकते हो। एक और तरीका है, आप इस ट्राइंगल को पूरे का एरिया एक साथ ही निकाल लो। कैसे? हाफ ऑफ बेस, ये इसको बेस मान लो, इसको ए बी को, तो हाइट क्या हो जाएगी? ओ सी हो जाएगी, तो उससे भी आंसर के स्क्वायर ही आएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दी 3 लाइन्स 3x + y - 2 = 0, px + 2y - 3 = 0 एंड 2x - y - 3 = 0 में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ये जो 3 लाइन्स है वो एक पॉइंट पर मिले, इसके लिए यहाँ पे जो p अननोन डाल रखा है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कंडीशन क्या है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे जो 3 लाइन्स है ना, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही है। तो चलो इसके बारे में थोड़ी बहुत हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक लाइन ये है, देखो यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं। ये इसको समझो लाइन नंबर 1, ये लाइन 2 और इसको समझो लाइन 3। ठीक है, तो ये समझो कि ये लाइन 1 है और इसको समझो कि ये लाइन 2 है। तो 2 लाइंस तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी करेगी, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो, है ना। पैरेलल छोड़ दो और कोइंसिडेंट छोड़ दो, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बचता है, तब 2 लाइंस कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, अब जो तीसरी लाइन है, अगर ये तीसरी लाइन
इन्हीं के पिछली वाली दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो ये तीनों लाइन्स है, ऐसा समझ लो ये यहाँ पर कौन सी लाइन है, ये L3 है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया कि तीन लाइन्स एक ही पॉइंट से गुजर रही है, तो इन तीनों लाइन्स को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। आपने ये वर्ड सुना होगा पहले, कॉन्करेंट लाइन्स, है ना। ये आ भी जाता है शायद 9-10 के अंदर, अगर नहीं सुना तो अभी जान लो कि दो लाइन्स तो देखो कहीं ना कहीं तो मीट करेगी करेगी ना। तो दो लाइन्स के बारे में कॉन्करेंसी ना, कॉन्करेंट लाइन्स के बारे में हम कमेंट नहीं करते, है ना, उनके लिए मान्य नहीं होता कॉन्करेंसी। लेकिन तीन या तीन से ज़्यादा ऐसी लाइन्स जो कि एक ही पॉइंट से गुजरे, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन हो, तो उन लाइन्स को हम क्या करते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पर है ना, कॉन्करेंट लाइन्स है तीनों की तीनों। और ऐसा ही क्वेश्चन अगला वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि हमें फिर पी की वैल्यू बतानी है। तो देखो अपना कंसेप्ट क्या रहेगा, यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन्स दिख रही है L1 और L2, तो L1 और L2 से पहले हम क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकाल लेंगे, ठीक है। अगर तीसरी लाइन भी P पॉइंट से गुजर रही है तो फिर P पॉइंट क्या करेगा, L3 को सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये P पॉइंट हमने निकाला कैसे, L2 और L1 की मदद से। L1 L2 की मदद से हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकालेंगे। L3 का अभी तक कोई काम नहीं था, तो L3 मतलब तीसरी लाइन भी अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगी तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L3 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसमें इसके जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे इसको कुछ अलग मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स L3 को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो हम सेटिस्फाई करवा देंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। तो वहाँ पर बस P ही फिर अननोन बचेगा, P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्लान अपना, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहीं पे निपटा देता हूँ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्योंकि मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है कि यहाँ पे प्लस का y दे रखा है, यहाँ पे माइनस का y है, दोनों को जोड़ दूंगा तो y कट जाएगा। कौन सी मेथड है ये, एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10 का। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो y से y कट जाएगा। कितना बचेगा, ये तो कट गया, ये 3x और 2x 5x हो गया, -2 और -3 -5 इक्वल टू 0 + 0 0 हो गया। तो 5x - 5 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 5 को काट देगा तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया। मतलब इस a का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, x इक्वल टू 1, तो वो क्या होगा, 1 होगा। अब a का हमें क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 उठाकर किसी में भी डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो। मैं ये 1 उठाकर इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू 1 इसमें डाल देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये इसको थोड़ा अलग कर देते हैं साइड में, इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं। तो बाई इक्वेशन 1 ये x इक्वल टू 1 इसमें डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 1 प्लस y - 2 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं इसको, तो आप पाओगे कि देखो 3 × 1 तो 3 हो गया, 3 - 2 1 प्लस y बराबर 0। तो इस 1 को उधर भेज दूंगा तो y बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर -1 हो गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया और y कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। तो 1, -1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ, आप इसको भले ही स्किप कर सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 विल ऑल्सो सेटिस्फाई द लाइन L3, ठीक है। L3 को भी वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा यहाँ पे देखोगे तो A, कौन सा, 1, -1 है ना, 1, -1। तो L3 को लाओ, ये रही L3 और ये 1, -1 डाल दो उसमें। तो L3 क्या है वो लिख लेता हूँ एक बार मैं, px + 2y - 3 बराबर 0। x की जगह 1 डाल दो, y की जगह -1 डाल दो। तो x की जगह 1 डालूंगा तो p × 1 p बन जाएगा, प्लस 2 × y की जगह -1 -3 बराबर 0। मैंने क्या किया, मैंने 1, -1 इसमें पुट कर दिया। तो सोल्व कर लेते हैं। ये p -2 -3 क्या हो गया, -5 हो गया इक्वल टू 0, और तो p की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पे, ऐसा किया हमने। अब देखो दोस्तों, इसका कंसेप्ट याद रखना आप, जब भी कॉन्करेंट लाइंस का या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि 3 लाइंस है और वो एक ही पॉइंट से गुजर रही है, तो आपको हमेशा यही कंसेप्ट लगाना है।
एक और तरीका होता है, कुछ फैमिली ऑफ लाइंस करके एक आता है कंसेप्ट, लेकिन वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो भी आसान ही है। और उससे भी आसान तो अपना ये तरीका है ना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। 3 लाइन्स एक ही पॉइंट से गुजर रही है तो स्टार्टिंग की 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, पहले दूसरे को तो करेगा ही करेगा, है ना। तो ये मैंने लगा दिया। अब ऐसा ही इसी कंसेप्ट की रिपीटेशन होगी अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, तो उसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, इफ़ 3 लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y बराबर m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होती है। देन शो दैट m1 ये c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है ना, शो दैट तो प्रूव करना है इस बार, कोई वैल्यू वगैरह हमें नहीं बतानी। तो करेंगे वैसे ही, है ना, करेंगे वैसे ही। कैसे? यहाँ पे देखो, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2 एंड दिस इज़ इक्वेशन 3। तो ऐसा है कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही है, यहाँ से ए पॉइंट से, ठीक है। तो इनका हम नाम दे देते हैं, ये L1, ये L2 एंड ये L3। तो करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम L1 एंड L2 का क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर वो किसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई, है ना, किसको सेटिस्फाई करेगा, वो L3 को हम सेटिस्फाई करवा देंगे। तो ऐसा अपना काम चलेगा। तो सबसे पहले L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो एक बार मैं L1 L2 को लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं। L1 क्या है, ये y बराबर m1x प्लस c1। L2 क्या है, L2 y बराबर m2x प्लस c2। तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो y से y कट जाएगा, यहाँ पे 0 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, x कॉमन आ जाएगा, m1 माइनस m2, है ना, और इधर की तरफ प्लस c1 माइनस c2। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करें, x की वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब x और y दोनों की वैल्यूज़, दोनों को सोल्व करके। तो ये जो c1 c2 है ना, c1 माइनस c2, इसको इधर भेज देता हूँ। तो x के साथ में कौन है, m1 माइनस m2 बराबर, ये उधर चला गया 0 के पास में, तो c1 माइनस c2 का बन जाएगा c2 माइनस c1, ठीक है। इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या हो गया, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ऐसा हो गया। तो x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू उठाकर किसी में भी डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो। तो मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, उससे मेरे को y मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमें, कॉमा y कोऑर्डिनेट अभी और निकाल लेंगे। तो देखो, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, बाय इक्वेशन 1। तो ये उठा के यहाँ रख दूंगा, तो ये क्या है, y बराबर m1x, x की जगह ये आ जाएगा, जगह छोड़ देता हूँ, प्लस c1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 लिख ली। x की वैल्यू ये c2 माइनस c1 अपॉन नीचे की तरफ m1 माइनस m2, ये हो गया m2। इसको सोल्व करें तो इसी RHS को सोल्व कर लेते हैं। ये जैसे है ना, y तो अकेला ही तैयार, y की वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो इसको इधर कर लेते हैं अब। तो y इक्वल टू, ये मेरे को दिख रहा, मैं इसको फटाफट कर देता हूँ सोल्व। ये साइमल्टेनियसली ये ब्रैकेट भी खोल लेता हूँ, m1 c2 माइनस m1 c1, और एलसीएम भी ले लेता हूँ। ये m1 c1 माइनस m2 c1, ये इधर चला जाएगा। तो नीचे की तरफ क्या है, m1 माइनस m2, ये ब्रैकेट खुल जाएगा। तो m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1, ऐसा है नीचे की तरफ लिखा हुआ, तो वो मैंने ऊपर की तरफ लिख लिया। m1 c1 से m1 c1 मैंने कट कर दिया, m1 c2 माइनस m2 c1 ये बच गया ना। तो इनमें तो कुछ कॉमन, m1 c2 m2 हो गया, c2 का c1 हो गया, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं, तो y की वैल्यू यही लिख देता हूँ वापस, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन नीचे की तरफ m1 माइनस m2। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा। x कोऑर्डिनेट क्या है, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या है, ये इतना बड़ा सा, तो इसको मैं छोटा करके लिख लेता हूँ, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन नीचे की तरफ m1 माइनस m2, ठीक है, ये कॉमा और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये है ना, ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट हमें मिला ये भी मिल गया, इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं L3 के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
सेटिस्फाई L3 ऑल्सो। तो ये पॉइंट उठाओ, L3 कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर। तो उठा के यहाँ रखेंगे तो y, देखो L3 में बता देता हूँ L3 क्या है, y बराबर m3x प्लस c3 है। तो ये जो है ये तो आ जाएगा y वाली जगह पर, है ना, ये y कोऑर्डिनेट, और ये जो x कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा x वाली जगह पर। तो अभी थोड़ी कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है कि लंबी होगी, तो करते हैं। चलो, y की जगह ये आ जाएगा m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 बराबर m3 x ये c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3 तो c3। अब एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इधर m1 माइनस m2 है, इधर m1 माइनस m2 नीचे की तरफ, तो ये इधर कट जाएगा फिर, है ना, इसको ख़त्म करते हैं। तो m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल टू, इधर कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम m1 माइनस m2, ये m3 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m3c2 माइनस m3c1। अच्छा, ये एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा c3 से, m1 और m2 दोनों, तो m1c3 तो प्लस का m1c3, फिर माइनस का m2 c3 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का m2c3 ऐसा हो गया। तो समझ जाना, थोड़ा सा मैंने ऊपर चढ़ा दिया इसको, खैर इससे ये कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, शायद नहीं कटेगा। अब देखो दोस्तों, अब है ना हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा यहाँ पर, कैसे कैसे चलना है। देखो m1 है, ये प्रूव करना ना हमें, m1 के अंदर आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर c2 माइनस c3। तो ऐसे बोल सकते हो आप, m1 का एक ही ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या है, c2 माइनस c3 है। m2 पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह पर है, m3 पूरे एक्सप्रेशन में एक ही जगह पर है। तो हमें m के हिसाब से ग्रुपिंग बना लेनी चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। तो अब आप चीज़ों को जुगाड़ना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पर m1 है ना, ये रहा m1 और कहाँ पर है, तो आप देखोगे इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं, ये रहा m1c3 है। तो ये m1c2 है, वो m1c3 उधर की तरफ है, उसको इधर ले आओ, तो ऐसा हो जाएगा m1, इन दोनों में ये कॉमन ले लो ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं साइमल्टेनियसली, m1c2 और m1c3 में से m1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, c2, वो इधर आके तो माइनस का हो जाएगा, तो c3 प्लस। अब m2 की ग्रुपिंग बनाते हैं। m2 कौन कौन है, देखो एक तो m2 के साथ ये रहा माइनस c1, और m2 कहाँ पर है, m2 यहाँ पर है, तो m2 के साथ इधर क्या है, माइनस c3, वो माइनस c3 इधर आएगा तो प्लस का c3 बन जाएगा। तो m2 कॉमन ले लूँगा, तो एक तो c3 जो उधर से इधर आया, और एक इधर ऑलरेडी क्या है, माइनस का c1 m2 के साथ, तो माइनस c1 हो जाएगा। फिर प्लस, अब m3 के साथ, अब देखो m1 वाला हो गया, m2 वाला हो गया, अब m3 के साथ वाला, m3 उधर नहीं है, इधर है, ये रहा m3 के साथ क्या है, देखो इन दोनों में साथ ही मिल गए, ये तो दोनों एक साथ ही मिल गए, m3c2 माइनस m3c1, तो m3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, c2 माइनस c1, लेकिन LHS में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, c1 माइनस c2, तो c1 माइनस c2 बराबर 0, ठीक है। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो कि हमें प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना था, तो वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो आप मैच करा के देख सकते हो, m1 m2 m3 ऐसे आ गया, अंदर वाले नंबर भी सेम है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक के सेम क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन अलग है, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।